हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों को कोविड-19 कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट था वो याद होगा। कई लाख जाने गई थी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में। इंडिया में भी कई हजार जाने गई। यूएसए, रशिया, दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनमें भी कई हजार हमें डेथ देखने को मिली। एक ऐसा मंजर था जहां सब डरे हुए थे कि इस तरह से वायरस को किस तरीके से टैकल किया जाएगा, क्या इसका कोई सॉल्यूशन भी मिलेगा या नहीं, या दुनिया इसी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर आता है रशिया और रशिया बनाता है पहली कोरोना वायरस वैक्सीन जो कि थी स्पुतनिक 1। और रशिया ने यह प्रूव करके दिखाया कि वैक्सीन की फील्ड में स्पेशली रशिया जो है वो सबसे ऊपर और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और इस तरह की वैक्सीन का जब भी नाम आया है, इस तरह की वैक्सीन जब भी किसी कंट्री ने डेवलप किया, कहीं ना कहीं आपको रशिया का उसमें रोल दिखाई देगा। यहां पे भी हमें स्पुतनिक 1 के नाम से जो कोरोना की वैक्सीन आई थी वो भी रशिया ने ही बनाई थी। और अब एक बहुत ही बड़ी न्यूज सामने आ रही है। रशिया ने बना ली है अपनी पहली कैंसर वैक्सीन। जी हां, वर्ल्ड की पहली कैंसर वैक्सीन डेवलप कर ली गई है पूरी एफिकेसी के साथ में। WHO और जो FDA है उनका अप्रूवल जस्ट अभी बाकी है। वहां की एजेंसीज ने इसको यानी एक तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया है और इसके ऊपर में सारे जो अप्रूवल है वो क्लियर कर दिए हैं। बस अब रशिया बोल रहा है कि 2025 में अपने जो कंट्री में जो पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट जो भी हैं, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ये डोज लगाई जाएगी। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये वैक्सीन प्री वैक्सीन नहीं होगी, यानी कैंसर से बचा, यानी ये प्रिवेंटिव मेजर नहीं ले सकते, यानी हम डिजीज होने से पहले इसको नहीं लगाएंगे। जो ऑलरेडी पेशेंट है कैंसर के, उन्हीं को ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। तो जो कैंसर से ग्रसित है उनके ऊपर ये वैक्सीन काम करेगी और उनका कैंसर 100% तक ये यहां पे क्योर करने का दावा कर रहा है रशिया। और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका कहना है कि ये बात सच है कि ये इसकी इतनी एफिकेसी है, इतनी इसकी कैपेसिटी है कि ये काफी हद तक जो कैंसर है उसको खत्म कर सकती है। और ये अपने आप में पहली mRNA वैक्सीन होगी, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन होगी, जो आज तक किसी ने नहीं बनाई है। हालांकि वैक्सीन स्पेशली कैंसर वैक्सीन की रेस में दूसरी कंट्रीज भी वर्क कर रही हैं। इंडिया, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस भी इसके ऊपर में काफी सालों से वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ कंट्रीज ने पहले क्लेम भी किया था कि वो बहुत जल्द ये वैक्सीन को ले आएंगे, लेकिन रशिया ने जो इस साल फरवरी में क्लेम किया था कि हम बहुत पास में हैं इस वैक्सीन के, वो इन्होंने दिसंबर में अभी डेवलप भी करके दिखा दी है। और पूरे दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं उनको चौंका दिया है कि किस तरीके से रशिया इतनी जल्दी वैक्सीन बना पा रहा है। और वो भी ये वैक्सीन होगी AI ड्रिवन, यानी इसके अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से यूज किया जाएगा ह्यूमन के पर्टिकुलर प्रोटीन्स को डायग्नोस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, और यहां पे टेलर मेड वैक्सीन को डेवलप किया जाएगा। कहने का मतलब है जिस तरह का कैंसर होगा उस पर्टिकुलर पर्सन से ही वो वैक्सीन बनाई जाएगी, यानी जो पेशेंट है उसी के अंदर में से हमारे एंटीजेंस निकाले जाएंगे, mRNA निकाला जाएगा और उसी के अंदर में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यानी यहां पे कंपैटिबिलिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और ये कस्टमाइज्ड होगी, यानी जो पेशेंट है उसके लिए, हर पेशेंट के लिए अलग वैक्सीन बनाई जा सकती है, वो भी मात्र 1 से 1.5 घंटे के अंदर में। यानी रशिया ने क्लेम किया है सिर्फ 1-1.5 घंटे, मैक्सिमम 2 आवर्स के अंदर में इस वैक्सीन को उस पेशेंट के अकॉर्डिंगली उसको डेवलप कर दिया जाएगा यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हम यूज करने वाले हैं। और ऐसी वैक्सीन दुनिया में पहली वैक्सीन है जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 100% एफिकेसी रखेगी। जहां तक रशिया का कहना है
यानी अगर कोई वैक्सीन 85% से भी ज्यादा अगर सपोज कीजिए एफिकेसी रखती है तो उसको अप्रूवल मिलने के पूरे चांस होते हैं। और यहां पे रशिया बोल रहा है कि ये पूरी तरीके से कैंसर क्लियर कर सकता है, तो डेफिनेटली इसको अप्रूवल मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। WHO और FDA भी इसके ऊपर में स्टडी कर रहे हैं और उनका कहना भी है कि हम बहुत जल्द इसको अप्रूव कर देंगे। और अगर ये ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर में। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है, तो डेफिनेटली अब कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं किस तरीके से ये mRNA वैक्सीन एक्चुअली में वर्क करती है, किस इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप की है और कौन कौन से इस फील्ड में रेस में है कंट्री जो वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं, और इंडिया पे इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमी पे, हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और फिर आखिरी में हम आपके एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको यहां पे अटेम्प्ट करना होगा। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। सो रशिया डेवलप्ड कैंसर वैक्सीन सेट टू डिस्ट्रीब्यूट फॉर फ्री स्टार्टिंग इन 2025। 2025 में अपने पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ये लगाने वाले हैं। ये वैक्सीन यूपीएससी का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी इस तरह की जो कोरोना से भी जब क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर में, इससे पहले सार्स वायरस से क्वेश्चन आया था, इससे पहले H5N1 से क्वेश्चन आया था। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे यूपीएससी में स्पेशली प्री मेंस के अंदर में पूछे जाते हैं। इसका पूरा डेवलपमेंट का तरीका भी कई बार मेंस के अंदर में बायोटेक्नोलॉजी पार्ट के अंदर में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस साल ज्यादातर चांस है कि इस वैक्सीन के बारे में पूछा जाएगा। स्पेशली mRNA वैक्सीन कैसे वर्क करती है वो आपको पता ही होना चाहिए। आइए इस चीज को डिटेल में अभी समझते हैं। सबसे पहले इस न्यूज पे हम गौर करते हैं। रशिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन कैंसर वैक्सीन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ चार्ज, ऐसा क्लेम कर रहा है रशिया। अपने जो पेशेंट्स होंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये कैंसर होने से आपको नहीं बचा सकती, यानी ये प्रिवेंटिव मेजर इसमें अभी फिलहाल के लिए नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो कैंसरियस पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, उनमें वैक्सीन पूरी तरीके से काम करने वाली है। रशिया हैज डेवलप्ड एन mRNA वैक्सीन। ये एक मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन होगी। एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी है जो मेनली हमने डेवलप किया है। कोरोना जो हमारी कोविड-19 की जो वैक्सीन थी, उससे पहले भी mRNA वैक्सीन हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो 2019-20 के अंदर में जो mRNA वैक्सीन के अंदर में रेवोल्यूशन आया, वो आज तक हम उसको देख रहे हैं। उसके अंदर में इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है कि पहले जो वैक्सीन डेवलप की जाती थी उसको डेवलप करने का और उसको टेस्टिंग और एफिकेसी करने तक का जो पूरा टाइम होता था वो लगभग 35 से 40 साल होता था। यानी अगर आपको वैक्सीन का 100% उसके बारे में पता करना है कि कितना इफेक्टिव है, तो कम से कम 35 साल लग जाते थे और वैक्सीन को डेवलप करने में भी 20 से 25 साल लग जाते थे। लेकिन यहां पे जो वैक्सीन है वो कुछ ही साल में डेवलप कर ली गई है। इस पर्टिकुलर कैंसर वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, और जब ये पेशेंट को अब ये लगाया जाएगा 2025 में, तब पेशेंट के अकॉर्डिंगली इस वैक्सीन को डेवलप किया जाएगा विद इन 1 और 2 आवर्स। ये रिलीज की गई थी की जाएगी 2025 में। वैक्सीन एम्ड एट ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ चार्ज टू देयर जो कस्टमर्स है, मेनली यहाँ पे पेशेंट्स। सॉरी, एंड्रे कैप्रिन जो कि हेड ऑफ रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया है, इन्होंने ये बताया है टू द रेडियो रोसिया, कॉलिंग इट अ मेजर ब्रेक थ्रू। इन्होंने बोला है कि ये जो है एक मेजर ब्रेक थ्रू है। आज तक दुनिया में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी जो कैंसर को ट्रीट कर सके, क्योर कर सके, और यहाँ पे प्रॉपर क्योर यहाँ पे इन्होंने डेवलप कर दिया है। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। सेकंड देखते हैं mRNA वैक्सीन में क्या होता है, किस तरीके से वर्क करती है। एन mRNA वैक्सीन यूजेस जेनेटिक मटेरियल। यहां पे हमें जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम बोल रहे हैं मैसेंजर RNA, उसको यूज किया जाता है टू इंस्ट्रक्ट सेल टू प्रोड्यूस द प्रोटीन दैट ट्रिगर एन इम्यून रेस्पॉन्स। इस
इस सिस्टम के अंदर में, इस वैक्सीन के अंदर में इम्यूनिटी को हमें डेवलप करना है वायरस के, और यहां पे स्पेशली हम बात करें तो कैंसर के जो प्रोटीन है उसके अगेंस्ट। अगर मैं आपको ये बताना चाहूं, यहाँ पे आप दो तरह के हमारे सेल हो गए। मान लीजिए एक नॉर्मल सेल है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और एक सेल है कैंसर। हमारे जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स डेवलप करते हैं, तो इसके अंदर जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इसी का अगर कैंसीरियस सेल है, यानी अगर वो कैंसर में बदल चुका है, तो कैंसीरियस सेल एक अलग टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। यानी यहां नॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है और जो कैंसीरियस सेल्स है वो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, यानी ऐसा बोला जाता है कि हमें कभी भी कोई भी किसी भी मेडिसिन की बाहर से कभी लेने की जरूरत ना पड़े, अगर हमारा इम्यून सिस्टम एकदम से स्ट्रांग हो जाए तो। यानी यहां पे भी हम अपने इम्यून सिस्टम को ही डेवलप करने वाले हैं। तो जनरली क्या होता है, हमारे जो बॉडी में जो कैंसर प्रोटीन बना रहा है, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी जो है वो इसके अगेंस्ट कोई इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी बॉडी को ये एक एंटी, यानी एक तरीके से एंटीजन नहीं लगता, यानी दुश्मन नहीं लगता। यानी हमारी जो एंटीबॉडीज है वो तभी प्रोड्यूस होगी जब हो उसको कोई एंटीजन आए, बॉडी में आएगा, यानी उसके लिए एक अनवांटेड, एक अनरिकॉग्नाइज्ड, या फिर जो आपका डिटेक्टेबल, जो आपके आप बोल सकते हैं, या फिर अनवांटेड कोई प्रोटीन का भी पार्टिकल, कुछ भी एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करता है, तभी हमारा इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करता है। लेकिन हमारे कैंसर सेल जब प्रोटीन बना रहे हैं, अपना प्रोटीन बना रहे हैं, तो हमारी बॉडी विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज और डिटेक्ट दिस पर्टिकुलर प्रोटीन, क्योंकि उसको लगता है कि नॉर्मल सेल है। बट यहां पे जो कैंसर के सेल का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। वो इस तरह के प्रोटीन्स बनाएगा जो हमारी बॉडी को खराब कर सकते हैं, डिटीरिएट कर सकते हैं। अब एमआरएनए वैक्सीन क्या काम करेगी? हमारी एमआरएनए वैक्सीन के अंदर में हम इस तरह के एंटीजेंस बॉडी में डालेंगे जो कि बिल्कुल इस तरह के प्रोटीन हमारे यहां पे बनाएगा। यानी इसी तरह का प्रोटीन बनाने वाला एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, हम अपनी बॉडी के अंदर में डाल देंगे। अब हमारी बॉडी को लगेगा कि बाहर से कोई एजेंट एंटर किया है, तो हमें इसके लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और जब उस पर्टिकुलर प्रोटीन के अगेंस्ट जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाएगी, तब हमारी बॉडी जो इस प्रोटीन को भी रिकॉग्नाइज कर लेगी। उसको लगेगा यस डेफिनेटली ये भी बाहर से ही आया हुआ प्रोटीन है, और फिर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और हमारे कैंसेरियस सेल्स को यहां पे डिस्ट्रॉय या फिर किल कर सकती है। इसी चीज को डायग्राम के माध्यम से अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाता हूं। तो ये इसमें यही हमें करना है। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन यूज जेनेटिक मार्कर टू इंस्ट्रक्ट सेल टू प्रोड्यूस प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन बनाएगी हमारी बॉडी दैट ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स, हेल्पिंग द बॉडी रिकॉग्नाइजेस एंड फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज। हाउ इट वर्क? The mRNA in the vaccine provide instruction for cell to make a harmless protein. Definitely, अब जो हमारा कैंसीरियस सेल जो प्रोटीन बना रहा है वो तो हार्मफुल है, बट हमें जो बाहर से अब जो सेम टाइप के प्रोटीन डालने हैं वो इस तरीके से डालने होंगे कि वो हार्मलेस हों, अदरवाइज वही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो हमारे कैंसर सेल जो प्रोटीन बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रोटीन हमें बाहर से बॉडी के अंदर में इंजेक्ट करना होगा, ताकि बॉडी को लगे कि बाहर से कोई प्रोटीन एंटर किया है, बट ये हार्मलेस होना चाहिए, और हमारी बॉडी इमीडिएटली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। और जब ये बाहर से आए वाले प्रोटीन के ऊपर हमारी बॉडी अटैक करेगी, तो साइमल्टेनियसली कैंसेरियस सेल जो प्रोड्यूस कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोटीन को, उसको भी किल करने की कोशिश करेगी। To be found on the surface of a virus like the spike proteins in the COVID-19, जो भी मैं आपको समझाता हूं। The immune system recognizes this protein as a foreign, mount on an immune response and remember how to fight the virus if exposed in the future. यानी फ्यूचर में भी अगर इस तरह के वायरस या फिर इस तरह के जो एजेंट्स हैं, यहाँ पे कैंसरियस सेल के जो प्रोटीन्स हैं, या फिर कोई वायरस में भी ये काम करती है, अगर कोई फ्यूचर में भी एंटर करता है तो उसके लिए हमारी इम्यूनिटी प्रेजेंट रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन किस तरीके से काम करती है।
एक नॉर्मल अगर वैक्सीन की बात करें, मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉडी है, सपोज दिस इज आर एक ह्यूमन बॉडी हम कंसीडर कर लेते हैं। इस ह्यूमन बॉडी के अंदर में अगर हम देख रहे हैं तो अगर वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो जो एक्चुअल वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है जो डिजीज कॉज कर सकता है, उदाहरण के तौर पे इन्फ्लुएंजा वायरस अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, एडिनो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ये जो वायरस है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। वहीं पे अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे एंटर करता है, प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में एंटर करता है, फंगस हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो इन सभी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। हमारी बॉडी इजीली इनको रिकॉग्नाइज कर लेती है और रिकॉग्नाइज करने के बाद इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेती है। यानी इन सब चीजों के अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल और हमारा जेनेटिक मटेरियल दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम है, दैट इज डीएनए। बट व्हेनेवर वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, when this virus enter into our body will not be able to detect this। हमारी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि कोई बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल एंटर किया है। अब ये जो पर्टिकुलर वायरस है धीरे धीरे करके ये डीएनए में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर में एंटर कर जाता है, और न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद हमारे क्रोमोसोम के डीएनए में एंटर कर जाता है और वहां से अलग अलग टाइप के प्रोटीन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। अब जब हमारा बॉडी ये जो वायरस एंटर करेगा और वायरस एंटर करने के बाद अब ये हमारी बॉडी के सेल के अंदर एंटर करेगा। यानी मान लीजिए हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और ये हमारा सेल है, सेल के अंदर में प्रेजेंट है हमारा डीएनए, और ये वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर में एंटर करता है, मान लीजिए जब ये वाला वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो होता है ये अपने आप को डबल स्ट्रैंडेड बना लेता है। यानी जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा सबसे पहले आरएनए को कन्वर्ट करेगा डीएनए में, डीएनए फिर धीरे धीरे हमारे सेल के अंदर में जाएगा और यहाँ का जो मटेरियल है उसको डिटैच करके अपने पार्ट को अटैच कर लेता है, और फिर ये पर्टिकुलर पार्ट जो है यहां से फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए। ये एमआरएनए बाहर जो प्रेजेंट होता है राइबोसोम, इस राइबोसोम के थ्रू पास होता है, यानी यहां से एमआरएनए निकलेगा और ये एमआरएनए इस राइबोसोम से पास होगा और पास होने के बाद बनाता है हमारा प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन बनता है इसको बनने में काफी टाइम लगता है। जब वायरस इमीडिएटली एंटर किया है तभी प्रोटीन नहीं बनेगा, धीरे धीरे प्रोटीन बनाना स्टार्ट करता है, और जब वो प्रोटीन हमारी बॉडी में बन जाता है जो वायरस बना रहा है, अब हमारी बॉडी को लगता है कि कोई बाहर से कोई एजेंट एंटर किया है, तो हमारी बॉडी उस प्रोटीन के अगेंस्ट और उस प्रोटीन बनाने वाले वायरस के अगेंस्ट में काम करती है, यानी कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेती है। दैट इज हाउ आवर वैक्सीन जनरली वर्क्स। अब इस केस में जनरली क्या होता है कि अगर इसने प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दिया और अब हमारे जो इंटरफेरॉन्स है इसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस होंगे, यानी ये आपको पता होना चाहिए हमारे वायरस के अगेंस्ट कभी भी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन एंटीबॉडीज जैसा एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। बट इंटरफेरॉन्स बहुत ही ज्यादा वीक होने की वजह से वायरस के अगेंस्ट ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। यानी जब भी कोई वाइल्ड वायरस एंटर करता है और हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है प्रोटीन को, और प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाले वायरस को तब रिकॉग्नाइज कर पाती है और उसके अगेंस्ट फिर इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब तक हमारी बॉडी इसको रिकॉग्नाइज कर पाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये जो वायरस है इतना ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर चुका होता है और ये प्रोटीन जो है एक तरीके से पॉइजन की तरह हमारी बॉडी को किल करने में यानी एक तरीके से अहम रोल प्ले करता है। बट अगर इसी के जैसा यानी वाइल्ड वायरस जैसा दिखने वाला कोई दूसरा वायरस इसी का एक वीक फॉर्म ऑफ डिजीज कोजिंग वायरस
यानी जो वायरस, वाइल्ड टाइप वायरस जो हमारी डिजीज करता है, उसी का एक वीक फॉर्म, बहुत ही ज्यादा वीक फॉर्म अगर हम बॉडी में पहले से ही डाल के रखें तो धीरे धीरे करके ये प्रोटीन बनाएगा, बहुत कम क्वांटिटी में प्रोटीन बनाएगा और हमारी बॉडी इसको रिकॉग्नाइज कर लेगी और जब रिकॉग्नाइज कर लेगी तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। बट इस टाइम पे जो हमने वायरस डाला है वीक फॉर्म में, ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होगा हमारी बॉडी में और प्रोटीन भी बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारी बॉडी ने एटलीस्ट यहां पे इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। अब मान लीजिए कि 10 साल बाद कोई एक्चुअल वाइल्ड टाइप ऑफ वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है, तो जैसे ही ये एंटर करेगा और थोड़ा बहुत भी प्रोटीन बनाना प्रोड्यूस करेगा, इमीडिएटली हमारी बॉडी इसको रिकॉग्नाइज कर देगी, क्योंकि वैसा प्रोटीन ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा था, उसके अगेंस्ट पहले से ही इंटरफेरॉन्स हमारी बॉडी ने बना दिए थे। तो जब भी ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा, इमीडिएटली कुछ ही टाइम में ये वायरस को किल कर देगा। तो इतना शायद आप समझ गए होंगे कि जब वाइल्ड टाइप ऑफ वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, तब उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होने वाले इंटरफेरॉन्स यहां पे बहुत ही स्लो होते हैं, इस वजह से इंटरफेरॉन्स ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। अगर ये इंटरफेरॉन्स पहले से ही प्रेजेंट होते तो डेफिनेटली इसको किल कर देते। अब पहले से इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस कराने के लिए हम इस तरह के वायरस की वीक फॉर्म को पहले से ही बॉडी में अंदर में डाल देते हैं, ताकि हमारी बॉडी बचपन से ही इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे और जब जवानी में या फिर एडल्ट टाइम पे या एडोलेसेंट में या फिर ओल्ड एज कंडीशन में, यानी इस कंडीशन के बाद में जब भी ये वाइल्ड वायरस हमारी बॉडी में एक्ट करेगा, तब ऑलरेडी हमारे पास इंटरफेरॉन्स होंगे टू किल दैट पर्टिकुलर वायरस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा ये वायरस जो है वर्क करता है और वैक्सीन जो है वर्क करती है। अब हमने इसके अंदर में क्या किया है वो भी थोड़ी देर में देखते हैं। द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस दिस प्रोटीन, यहां पे प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करेगा एज फॉरेन माउंट ऑन इम्यून रेस्पॉन्स एंड रिमेंबर हाउ टू फाइट द वायरस इफ एक्सपोज्ड इन द फ्यूचर। अब हमारा जो वायरस है, जो स्पेशली अगर हम यहां पे बात करें कैंसर की, तो कैंसर जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, उस प्रोटीन के जैसा हम अपनी बॉडी में अगर पहले से ही डाल दें, यानी कैंसर जो पेशेंट है उसकी बॉडी में डाल दें, ज्यादा क्वांटिटी में अगर प्रोटीन डाल दें, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज कर जाएगी कि यस, हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर किया है और उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। आइए इस चीज को प्रॉपरली यहां पे देखते हैं। सो दिस इज आवर सेल। सेल के अंदर में हमारा ये है न्यूक्लियस, दिस इज कंप्लीट सेल, ये पूरा सेल है और यहां पे होता है हमारा न्यूक्लियस, दिस इज आवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट है डीएनए। हमारी पूरी बॉडी का जो ब्रेन है वो हमारे हेड के अंदर में नहीं, रियलिटी में सेल के हर न्यूक्लियस के अंदर में ब्रेन है, यानी हमारी जो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जिस तरीके से हम खाते हैं, जो हमारी स्पीच है, हमारे अंदर के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, हमारी हाइट, हमारा कलर, हमारे हेयर, हमारा इंटेलिजेंस, हमारी ग्रोथ, ये सारा कुछ डिसाइड करता है ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। हमारी बॉडी में लगभग 10⁻24 सेल्स होते हैं और हर सेल इसके जैसा ही दिखता है। इस सेल के अंदर में यहां पे प्रेजेंट होते हैं डीएनए। जनरली ये क्रोमोसोम्स के अंदर में होते हैं। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं और उन 46 क्रोमोसोम को जब हम अनवाइंड खोल के देखेंगे तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो जनरली होता क्या है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर जो सेल है ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल है, तो यहां पे ये पर्टिकुलर इंसुलिन प्रोड्यूस कैसे करता है उसको हम देखते हैं। तो यहां इसके अंदर में हमारा एक डीएनए प्रेजेंट है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अब जनरली क्या होगा, इसका वो पार्ट, इस डीएनए का वो पार्ट जो एक्चुअली में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, वो वाला 2 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 पार्ट्स के अंदर में। तो इनिशियली वी हैव दिस पर्टिकुलर डीएनए। ये जो डीएनए है ये अपने आप को 2 पार्ट के अंदर में डिवाइड कर देगा और इन्हीं को हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, यानी एक मैसेज कैरी करता है इस पर्टिकुलर डीएनए का। तो मान लीजिए ये जो सेल है ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल है हमारी बॉडी के अंदर में। अब इसके अंदर में वो पर्टिकुलर पार्ट जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है ये 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाता है, यानी एमआरएनए में डिवाइड हो जाता है और इसका एक पार्ट हमारे सेल से बाहर निकल के आता है
और यहां पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक राइबोसोम है, तो ये वाला पर्टिकुलर जो एमआरएनए है इस राइबोसोम से ऐसे पास होता है और पास होने के बाद यहां पे बनाता है प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। यहां पे ये प्रोटीन है इंसुलिन। आई होप समझ में आ रहा है शायद आपको। तो दिस इज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर में जो डीएनए है जो इंसुलिन प्रोड्यूस कराएगा, वो किस तरीके से प्रोड्यूस कराता है, पहले ये इसमें कन्वर्ट होगा एमआरएनए में, यानी दिस विल कन्वर्ट इनटू एमआरएनए, देन दिस एमआरएनए पास थ्रू दिस राइबोसोम, और जब राइबोसोम के थ्रू पास होता है तो ये यहां पे प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन, और ये प्रोटीन यहां पे है इंसुलिन। लेमन लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की इसमें कोशिश कर रहा हूं। ये जनरल प्रोसीजर है किस तरीके से हमारा सेल जो है वो इंसुलिन या फिर दूसरे हार्मोन्स या कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। अब यहां पे एमआरएनए वैक्सीन कैसे काम करेगी, आइए इस चीज को समझते हैं। सो सपोज दिस इज आवर सेल, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर में ये न्यूक्लियस है और यहां पे हमने बनाया है राइबोसोम, दिस इज आवर राइबोसोम। सो ये है हमारा प्रॉपर राइबोसोम। तो इसके अंदर अगर आप गौर करें तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो पेशेंट होगा उसका वो कैंसेरियस सेल्स बाहर निकाल लिया जाएगा, यानी जो पेशेंट है उसका कैंसर सेल बाहर निकाल लिया जाएगा। अब मैंने आपको पहले बताया कि कैंसर सेल एक अलग टाइप का प्रोटीन बनाएगा, तो इस सेल के अंदर में वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो वो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है, यानी ये मान लीजिए ये उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर में ये है हमारा पूरा का पूरा डीएनए, लेकिन इस डीएनए के अंदर में वो वाला पार्ट जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज कीजिए ये जनरली हमारी बॉडी के अंदर में इस वाले पार्ट को हम यहां से बाहर निकाल लेंगे, इस वाले पार्ट को यहां से बाहर निकाल लिया जाएगा, और बाहर निकालने के बाद इसको हम डिवाइड कर देंगे दो पार्ट के अंदर में, एक तो ये होगा और एक ये, दिस इज एमआरएनए। यानी इस टाइम पे हमने पेशेंट के सेल को, कैंसेरियस सेल को निकाला है जो कि एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। अब वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो कि डीएनए के जीन में प्रेजेंट है, वो जीन को हम बाहर निकालते हैं, और जीन बाहर निकालने के बाद उसको हम डिवाइड कर देते हैं। जनरली जब भी हम डबल को सिंगल में डिवाइड करते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये पर्टिकुलर राइबोसोम से पास होता है, तो राइबोसोम से पास होता है और प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। शायद आपको समझ में आ रहा है। तो इस प्रोसेस, टोटल प्रोसेस के अंदर में हमने क्या किया है, जो हमारा अब यहां पे आपने देखा कि किस तरीके से हमने पेशेंट की बॉडी से एमआरएनए निकाल लिया है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा। अब उस एमआरएनए को हम सेल के अंदर में डाल देंगे, दोबारा से किसी सेल के अंदर में डाल देंगे। अब ये एमआरएनए जैसे वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। ये जो एमआरएनए है, अब जनरली हमारे एमआरएनए यहां से निकल के आता था और राइबोसोम से पास होता था, लेकिन हमने ये जो राइबोसोम प्रेजेंट है इसको बाहर से ही ये पर्टिकुलर एमआरएनए प्रोवाइड कर दिया ताकि एक प्रोटीन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। अब ये एमआरएनए, दिस एमआरएनए जो अब ये हमारी बॉडी में एंटर किया, ये एमआरएनए राइबोसोम्स के थ्रू पास होगा। राइबोसोम के थ्रू पास होने के बाद ये बनाएगा एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन। अब जब ये हमारी बॉडी के अंदर में प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो कैंसेरियस सेल ऑलरेडी हमारा जो प्रोटीन बना रहे हैं, हम उसको ज्यादा स्केल में, बड़े स्केल में अपनी तरफ से ये प्रोटीन बना रहे हैं। अब हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि यस, ये जो प्रोटीन है ये हमारे लिए एक एंटीजन है। अब जैसे ही हमारी बॉडी को पता चला कि ये तो बाहर से आया है, तो जो हमारे बॉडी के अंदर में ऑलरेडी कैंसर सेल प्रोटीन बना रहे थे, उसको भी ये एक तरीके से अब मानेगा कि एंटीजन प्रोटीन है। अब जिस तरीके से हम बाहर से आने वाले एंटीजन के अगेंस्ट
एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। हमारी बॉडी अब कैंसरियस सेल के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेगी। दैट इज हाउ आर एमआरएनए वैक्सीन वर्क। तो एक बार मैं आपको जल्दी से इसमें फिर से बता देता हूं। तो जनरली हमारे जो प्रोटीन बनते हैं वो राइबोसोम के ऊपर अंदर में बनते हैं। यहां से डबल हेलिक्स सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इसके थ्रू पास होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोटीन वो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन अब हम क्या करने वाले, पेशेंट की बॉडी से वो एमआरएनए निकालने वाले हैं। एमआरएनए को दोबारा से बॉडी में डाला जाएगा और अब ये बाहर से एमआरएनए एंटर किया है तो ये जो प्रोटीन यहां पे प्रोड्यूस होगा, हमारी बॉडी अब उसको लगेगा कि बाहर से बॉडी में प्रोटीन एंटर किया है और इसके अगेंस्ट अब एंटीजन जो है ये इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी प्रोड्यूस करने लग जाएगी। और जब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी तो उस सेल के अगेंस्ट, यानी जो कैंसरियस सेल जो ये वाला प्रोटीन बनाता था जो यहां पे बना है, और इसके अगेंस्ट भी इसके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर एमआरएनए वैक्सीन वर्क। तो ये बताइए कि जिस तरीके से हमने यहां से कैंसर पेशेंट से एमआरएनए निकाला था उसके जीन से जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है, अब ये किस किस तरह के प्रोटीन बनाएगा ये हर पेशेंट के लिए अलग होगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम ये डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। उस पेशेंट से जो प्रोटीन निकला है उसके एग्जैक्ट चीजें हम पता करने की कोशिश करेंगे तो इसको कस्टमाइज भी किया जा सकता है। यानी पेशेंट टू पेशेंट ये वैक्सीन जो है डिफर भी कर सकती है, बट बनाने का तरीका इसका सेम ही होगा। अब इसका देखते हैं हम सिग्निफिकेंस क्या होगा रशिया की कैंसर वैक्सीन का। सबसे पहली बात, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है तो हर पेशेंट के लिए ये प्रॉब्लम कंपैटिबिलिटी की नहीं आएगी और यहां पे हर पेशेंट की एफिकेसी के साथ में यहां पे ट्रीटमेंट होगा। इनोवेटिव एमआरएनए टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने बताया आपको, जैसे कि कोविड के अंदर में भी था, यूटिलाइजेस एमआरएनए टेक्नोलॉजी अलाइन फॉर क्विकर डेवलपमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी सिमिलर टू द जैसे कोविड-19 की बनाई गई थी बिल्कुल वैसे ही। एआई ड्रिवन है तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा चेक कर सकते हैं हम एक ही साथ में। ह्यूमन अगर ओरिएंटेड होती है चीजों को टेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यहां पे कंपैटिबिलिटी चेक करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि जनरली जो ये मंथ्स लगते थे अब इसमें आवर्स लगेंगे। ब्रॉड कैंसर एप्लीकेशन, यानी अभी तो सिर्फ हम कुछ पर्टिकुलर ही ट्रायल में ले रहे हैं, लेकिन जब ये फाइनली 2025 में अप्रूवल पूरा मिल जाएगा, ज्यादातर चांस है इसके 99% चांस है कि इसको अप्रूवल मिल सकता है। तो अगर WHO से ऑलरेडी रशिया जो है वो इसको लगाने भी वाला है 2025 में, तो डेफिनेटली लगभग हर तरह के कैंसर को इसमें ट्रीट किया जा सकता है, हर तरह के ट्यूमर को इसमें ट्रीट किया जा सकता है। अफोर्डेबल एक्सेस है डेफिनेटली, यानी यहां पे रशिया बोल रहा है कि हम इसको धीरे धीरे करके इसका कॉस्ट काफी कम कर देंगे और इनिशियली तो हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करने वाले हैं। हाई कॉस्ट पर डोज द वैक्सीन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री टू द रशियन सिटीजन्स। ग्लोबल रेस फॉर कैंसर, ऐसा नहीं कि यही रशिया ही, बट रशिया ने पहली बार इसको फुल्ली डेवलप कर लिया है। हालांकि इसमें यूएस, यूके और बहुत सारी कंट्रीज पहले से ही इसके ट्रीटमेंट में एक तरीके से रिसर्च कर रही हैं, बट अभी तक डेवलप नहीं कर पाई हैं। इम्यूनोथेरेपी में, यानी ये जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की है ये कैंसर के अलावा भी दूसरी चीजों के अंदर में भी इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग इज एड्रेसिंग राइजिंग कैंसर रेट, यानी सिर्फ अगर रशिया में ही अगर हम देख रहे हैं तो 6,35,000 केस सिर्फ 2022 में आए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितने कैंसर पेशेंट होंगे जो इससे ग्रसित हैं और जिनकी डेथ भी होती है। तो डेफिनेटली ये हमारा जो बर्डन है उसको कम करेगा। मॉडल फॉर द फ्यूचर ट्रीटमेंट, यानी फ्यूचर में दूसरे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके साथ में इसको यूज किया जा सकता है और पर्सनलाइज्ड होने की वजह से हमें और ज्यादा एफिकेसी रेट इसमें मिल सकता है। चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस और सेफ्टी का है। हालांकि रशिया ने क्लेम किया है कि ये पूरा काम करेगा, लेकिन अगर जब तक हर कंट्री में हर तरह के लोगों के ऊपर में पहले इसको चेक किया जाएगा और अगर ये सही रहा तो डेफिनेटली एक बड़ा रेवोल्यूशन की तरह से हो सकता है। पर्सनलाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी, कई बार ऐसा हो सकता है
कि पेशेंट का जिससे हमने एमआरएनए निकाला है उसका एमआरएनए ही डिफेक्टिव है या प्रॉपर उसमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो हमें दूसरे पर्सन का ही इसके अंदर में जो एमआरएनए कैंसर पेशेंट का यानी दूसरे कैंसर पेशेंट का एमआरएनए निकाल के इस कैंसर पेशेंट के बॉडी में डालना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहां पे हो सकता है कि एक ये प्रॉब्लम हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन यानी ensuring AI model for vaccine design are accurate, reliable and scalable across different cancer type is a significant technical challenge। यानी क्या हम पूरी तरीके से AI के ऊपर में डिपेंडेंट हो सकते हैं, क्या हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। रेगुलेटरी अप्रूवल इसके अंदर में अगर फाइनली WHO और फूड एंड ड्रग एसोसिएशन से अगर मिल जाता है तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट डेफिनेटली वो भी इसको अभी काफी टाइम से इसको टेस्ट कर रहे हैं और आई होप इसको नेक्स्ट ईयर तक अप्रूवल भी मिल जाएगा और कैंसर का ट्रीटमेंट एक तरीके से यहां पे भी डेवलप हो गया है। और चैलेंज की बात करें तो एट प्रेजेंट इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, 2869 पर डोज यानी डॉलर पर डोज आपको देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली ज्यादा बड़े स्केल पे रिसर्च करना पड़ेगा। अभी रशिया ने अपने पूरे वर्ल्ड के लिए इसको डेवलप नहीं किया है, अभी सिर्फ अपनी कंट्री के लिए कैंसर ट्रीटमेंट निकाला है। धीरे धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी कंट्रीज में भी और रिसर्च इंस्टीट्यूट में और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत भी है। पब्लिक ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस, जब स्पुतनिक 1 और जो दूसरी हमारी वैक्सीन कोरोना की आई थी तो पहले ट्रस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्या इसको लगाना चाहिए या नहीं। तो वहां पे पुतिन ने भी, रशिया में पुतिन ने भी पहली अपनी वैक्सीन को खुद लगवाया था। यहां पे भी हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी वैक्सीन लगवा के ट्रस्ट दिखाया था। तो वहां पे जहां ट्रस्ट होता है वहीं पे मेडिसिन अच्छी तरीके से वर्क भी करती हैं और इफेक्टिव भी रहती हैं। डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यू भी इसमें हो सकता है। इंटीग्रेशन इनटू द हेल्थ केयर सिस्टम, क्या ये दूसरे हेल्थ केयर सिस्टम में एप्लीकेबल होगा। इंप्लीमेंटिंग द वैक्सीन इन एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम, यानी हेल्थ केयर सिस्टम में कुछ ना कुछ तो हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह की वैक्सीन जो है एक रेवोल्यूशन की तरह है। तो हमारे जो दूसरे वैक्सीन है उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हमें करने पड़ेंगे और इफेक्टिव वैक्सीन बनानी पड़ेंगी और डेफिनेटली और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। रोल ऑफ एआई की अगर हम बात करें तो ड्रग डिस्कवरी में जब हम अटेम्प्ट्स देने की बात आती है, एल्गोरिथम्स लगाने की बात आती है, तो ह्यूमन उसमें बहुत ज्यादा एक तरीके से कैपेबल नहीं है, यानी ह्यूमंस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यानी प्रोसेस फॉलो करेंगे, बट एआई इसके अंदर में बहुत फास्ट कर सकता है। यानी पेशेंट का जब एमआरएनए निकाला जाएगा तो उस टाइम पे उसके एमआरएनए के अंदर में एटीजीसी का कॉम्बिनेशन किस तरीके से अरेंज्ड है, कितनी प्रोबेबिलिटी में वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, ये सारा जो एआई है उसको एक तरीके से कर सकता है। कस्टमाइज ट्रीटमेंट यहां पे मिल रहा है, पूरा का पूरा लाइफस्टाइल डेटा जो है उसका पेशेंट का जेनेटिकल क्लिनिकल लाइफस्टाइल डेटा, एंश्योरिंग मोर टारगेटेड एंड इफेक्टिव थेरेपी। कई बार आपने देखा होगा कि एक वैक्सीन जो है, एक मेडिसिन एक पर्सन के ऊपर में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, वहीं पे सेम वैक्सीन दूसरे पर्सन पे काम नहीं कर रही है, तो यहां पे उसका इफेक्टिवनेस को भी चेक किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके। और फास्टर डेवलपमेंट है डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया आपको, पर्सन टू पर्सन ये वैक्सीन चेंज की जा सकती है, 1 से 2 घंटे में इसको डेवलप किया जा सकता है। सिग्निफिकेंट रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड टू डिजाइन द personalized vaccines by the predicting how specific patient data will interact with different treatment as in the cancer vaccine research। तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। फर्दर देखें तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक, यानी हम भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ह्यूमन भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बट कितने टाइम में प्रिडिक्शन होगी, कितनी प्रिडिक्शन होगी, वो हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें काम करेगा। एक बड़े लेवल पे प्रिडिक्शन कर सकता है, जेनेटिक डेटा को पूरा एनालाइज करना। उदाहरण के तौर पे हमारी एक सेल के अंदर में टोटल 2.5 से लेकर 3 बिलियन
बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इन बेस पेयर्स के अंदर में इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ह्यूमन पावर से अगर इसको यूज करेंगे और इस इंफॉर्मेशन को हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा। डेफिनेटली कर सकते हैं बट टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन एआई उसको बहुत फास्ट कर सकता है। तो बड़े से बड़े जेनेटिक डेटा को, कोडिंग को यहां पे, और उसके म्यूटेशन रेट को, यानी स्पेसिफिक बायोमार्कर्स को, ये सब को इजीली एक्यूरेटली डायग्नोस कर सकता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट यहां पे प्रोवाइड कर सकता है। और डेफिनेटली जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें भी हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लिनिकल ट्रायल में जनरली क्या किया जाता है कि पहले 5 लोगों को लगाई जाएगी, फिर 10 लोगों को लगाई जाती है, फिर 100 लोगों को लगाई जाती है, फिर 1000 लोगों को लगाई जाती है, फिर 10,000, फिर 20,000। इस तरीके से क्लिनिकल ट्रायल जहां पे चलते हैं, यहां पे हम एक ही बार में सारे ट्रायल्स को करके देख सकते हैं और बहुत फास्ट डेवलप कर सकते हैं। यानी उदाहरण के तौर पे आपने कोई वैक्सीन किसी पे अप्लाई की और काम नहीं किया या फिर कम काम किया, तो हमें वैक्सीन में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, उसके लिए फिर दूसरी वैक्सीन डेवलप करनी पड़ती है और फिर उसमें टाइम लगता है। यहां पे जैसे ही ये पता चला कि ये वैक्सीन यहां पे काम नहीं कर रही है इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, इमीडिएटली 2-3 घंटे में दूसरी वैक्सीन, अब वो भी अगर काम नहीं करेगी, इमीडिएटली 1-2 घंटे में फिर दूसरी वैक्सीन। इस तरीके से नंबर ऑफ वैक्सीन हम इमीडिएटली डेवलप कर सकते हैं और हम अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर में। तो डेफिनेटली क्लिनिकल ट्रायल्स में भी बहुत अच्छा यहां पे हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। एआई एनहांस द डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल बाय आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, predicting response and optimizing trial pattern for better outcome। डेफिनेटली mRNA वैक्सीन कोई नया वैक्सीन नहीं है, लेकिन कैंसर के लिए mRNA वैक्सीन एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आया है। पहली बार इस तरह की वैक्सीन को डेवलप किया जा रहा है। पर्सनल mRNA वैक्सीन कुड ऑफर मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कैंसर पेशेंट। उनके सर्वाइवल रेट और क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी इंप्रूव कर सकता है। हेल्थ केयर ओवरऑल जो बर्डन है किसी पेशेंट के ऊपर, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के ऊपर, वो हमारा यहां पे कम हो सकता है। इंक्रीज एक्सेस टू एडवांस ट्रीटमेंट, द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन कुड मेक कटिंग एज कैंसर ट्रीटमेंट एक्सेसिबल टू मोर रशियन, स्पेशली इन अ टाइम ऑफ राइजिंग कैंसर रेट। जब भी किसी तरह की डिजीज किसी भी कंट्री, स्टेट में ज्यादा बढ़ जाती है तो उस टाइम पे स्टेट के ऊपर में बहुत ज्यादा फंड बढ़ता है, यानी एक तरीके से फंड का बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। और अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स में ज्यादा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ज्यादा डॉक्टर्स को हायर करना पड़ता है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी फाइनेंशियल बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है, इवन पेशेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। लेकिन अगर इसकी कॉस्ट कम हो जाती है और अगर कैंसर पेशेंट जो है वो कम हो जाते हैं, तो इकोनॉमिकल जो बर्डन पड़ता है किसी स्टेट या कंट्री के ऊपर में, वो भी कम पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। बूस्ट टू हेल्थ केयर इनोवेशन, द यूज ऑफ एआई इन वैक्सीन डेवलपमेंट कैटलाइज फर्दर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन द रशियाज हेल्थ केयर सिस्टम। यहां अगर हम फिलहाल रशिया के हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो एक सेक्टर ऐसा होगा जहां पे अब ये आराम से रह सकते हैं कि ठीक है, यहां पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अब हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, अब ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज रिसर्च करने में ही बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। डेफिनेटली यहाँ पे जो कंपटीशन है वो डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल मेडिसिन कम्युनिटी के ऊपर में। अब रशिया ने डेवलप कर लिया तो एक रेस करने लग जाएंगे सारी कंट्रीज कि हम किस तरीके से इस वैक्सीन को या फिर दूसरी वैक्सीन को जल्दी से जल्दी बना सके। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कंपटीशन यहाँ पे जनरेट हो सकता है। इसको आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से ले सकते हैं। पॉजिटिव लेंगे तो अच्छी से अच्छी और वैक्सीन यहाँ पे डेवलप हो सकती है और कम कॉस्ट में अवेलेबल होगा। नेगेटिव होगा तो ये आपस में एक दूसरे को डिफेम करने में लग जाएंगे, तो ये भी हो सकता है। तो कंपटीशन बढ़ेगा। एआई को हेल्थ केयर में किस तरीके से यूज किया जाए, ये जो है यहां पे कंसर्न है। द यूज ऑफ एआई इन वैक्सीन डेवलपमेंट कुड इंस्पायर ग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ इंटेलिजेंस इन ग्लोबल हेल्थ केयर। हम ज्यादा से ज्यादा लोग अब एआई को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। कोलैबोरेशन एंड टेंशंस दोनों यहां पे हो सकती है। व्हाइल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कुड बी फोस्टर्ड, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स माइट हिंडर शेयरिंग ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी स्पेशली इन द टाइम ऑफ दिस। यानी अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे रशिया ने इसको डेवलप किया है और यूक्रेन इसको डिमांड करता है, तो शायद अभी रशिया यूक्रेन को ये वैक्सीन प्रोवाइड ना करे, उनको ये राइट्स प्रोवाइड ना करे,
तो डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल टेंशन में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और ये खुद वैक्सीन भी जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट कर सकती है। यानी किसी कंट्री के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार हो, किसी के साथ अच्छा ना हो, किसी को ये शेयरिंग की जाए, किसी के साथ शेयर ना किया जाए, तो डेफिनेटली इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और रशिया कैंसर वैक्सीन कुड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल कैंसर ट्रीटमेंट, जो पूरे वर्ल्ड का जो कैंसर ट्रीटमेंट है पर्सनलाइज वैक्सीन के अंदर में, मेडिसिन के अंदर में, यानी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। इसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए मेंस के लिए लेकर आए हैं। डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ mRNA वैक्सीन इन रेवोल्यूशनाइजिंग ग्लोबल हेल्थ केयर, with a focus on their application in cancer treatment. Analyze कीजिए the challenges and the benefit associated with the development, distribution and implementation of such vaccine using Russia's recent advancement as a case study. एज अ केस स्टडी कंसीडर करके इसका किस तरीके से रेवोल्यूशन हुआ, दूसरी कंट्रीज ने किस तरह से डेवलप किया था, mRNA वैक्सीन किस तरीके से काम करती है और इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, इसको 250 वर्ड में एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा। हमारे अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारा चांस है कि इसको नेक्स्ट ईयर यूपीएससी पूछेगा। अगर रशिया से ने कौन सी वैक्सीन डेवलप की है, किस तरीके से ये वर्क करता है और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या ये एआई ड्रिवन है या विदाउट एआई है, पर्सनलाइज है या नहीं है, कितने टाइम में इसको डेवलप किया जा सकता है, क्या पेशेंट से ही mRNA निकाले जाते हैं या नहीं निकाले जाते हैं, इस तरह का प्री और मेंस में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। तो इस तरह के टॉपिक्स को और भी अगर आप देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।